तो दोस्तों ये हमारा जो मॉडल पेपर है, मॉडल पेपर का क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर बेटा है हमारा जो 5 है उसमें हमें क्या बताना है, धनात्मक विचलन वाले अनादर्श विलयन के उदाहरण। ये अनादर्श लिखा है बेटा, गलती से थोड़ी सी मिसप्रिंटिंग हो गई। ठीक है, धनात्मक विचलन वाले अनादर्श विलयन के कोई 2 उदाहरण आपको देना है। ठीक है, तो जिसमें दोस्तों ये पहला उदाहरण है मेथिनॉल प्लस जल। मेथिनॉल प्लस जल है ना, जिसका सूत्र होता है CH3OH प्लस H2। तो आप बेटा चाहे तो आप ये सूत्र लिख देना, चाहे इनको शब्दों में लिख देना, मतलब एक ही है, कोई दिक्कत नहीं है। मेथिनॉल प्लस जल और एथिनॉल प्लस जल, ये 2 एग्जाम्पल हैं। ठीक है, ऋणात्मक विचलन वाले अनादर्श विलयन के 2 उदाहरण, तो ये बेटा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल प्लस जल और सल्फ्यूरिक अम्ल प्लस जल। ठीक है, तो ये बेटा ये इसके दोनों एग्जाम्पल हो गए, कोई दिक्कत बेटा। ये क्वेश्चन नंबर हमारा 5 कंप्लीट हो गया बेटा। ठीक है, तो दोस्तों आपको ये जो क्वेश्चन नंबर जो 5 है इसका आपको ध्यान से अच्छे से आपको देखना है और आंसर इसका देना है। प्रत्येक क्वेश्चन को आपको ध्यान से देखना है और आंसर देना है। ठीक है, चलो तो बेटा हमारा क्वेश्चन अगला है, द्रव स्नेही कोलाइड और द्रव, यहाँ पे बेटा धर्म हो गया, थोड़ी सी मिस्टेक हो जाती है ना। द्रव स्नेही कोलाइड और द्रव विरोधी कोलाइड में अंतर लिखना है। ठीक है, 2 नंबर का क्वेश्चन है तो हमें 2 ही अंतर लिखना है। ठीक है, तो पहला अंतर यह है बेटा कि द्रव स्नेही कोलाइड है ये उत्क्रमणीय कोलाइड होते हैं और ये अनुत्क्रमणीय कोलाइड होते हैं। ठीक है, दूसरा है जो द्रव स्नेही कोलाइड होती हैं स्थायी होते हैं और ये अस्थायी होते हैं। ठीक है, एक सिंपल फॉर्म में हमने आपको दिया है आंसर। ठीक है, तो बेटा और इसकी PDF आपको चाहिए है विद सॉल्यूशन, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 6 का अथवा है बेटा, भौतिक अधिशोषण और रासायनिक अधिशोषण में अंतर। ठीक है, भौतिक अधिशोषण और रासायनिक अधिशोषण में अंतर, तो आपको 2 ही अंतर देना है बेटा। आप यहाँ पर इस टाइप से यहाँ बना लेना रासायनिक अधिशोषण को। ठीक है ना। तो बेटा ये अंतर ये है कि ये निम्न ताप पर, जो भौतिक अधिशोषण होता है ये निम्न ताप पर होता है। ठीक है, लेकिन रासायनिक अधिशोषण उच्च ताप पर होता है। भौतिक अधिशोषण बेटा उत्क्रमणीय होता है बट रासायनिक होता है अनुत्क्रमणीय। ठीक है, तो 2 ही अंतर देना थे, तो ये 2 अंतर हैं बेटा। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं बेटा। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है और क्वेश्चन नंबर 7 में बेटा हमें ये बताना है कि क्लोरीन द्वारा फूलों का व्यंजन स्थायी होता है जबकि SO2 द्वारा जो व्यंजन होता है वो अस्थायी होता है, क्यों, ये हमें बताना है। ठीक है, तो आपको बता देता हूँ बेटा कि क्लोरीन द्वारा जो व्यंजन है वो स्थायी क्यों है और H2 द्वारा हुआ व्यंजन अस्थायी क्यों है, समझो बेटा। ठीक है, क्योंकि दोस्तों जो क्लोरीन द्वारा हुआ व्यंजन है वो स्थायी होता है, क्योंकि क्लोरीन द्वारा जो व्यंजन है वो ऑक्सीकरण क्रिया द्वारा होता है। किसके द्वारा, ऑक्सीकरण क्रिया द्वारा होता है। ठीक है ना। तो और इसकी जो व्यंजन क्रिया है वो देखो बेटा, जो क्या होता है, जो क्लोरीन होता है वो जल से क्रिया करके एरो बना लेना यहाँ पर HCl बनाता है और नवजात ऑक्सीजन उत्पन्न करता है। ये आपको दिख रहा है ना बेटा, ये है नवजात ऑक्सीजन, नवजात ऑक्सीजन। ठीक है, तो ये नवजात ऑक्सीजन उत्पन्न कर रहा है, मतलब ये ऑक्सीकरण द्वारा उत्पन्न हो रहा है। किसके द्वारा हो रहा है, ऑक्सीकरण, क्योंकि नवजात जब ऑक्सीजन उत्पन्न होता है तो ये ऑक्सीकरण क्रिया कहलाती है। ठीक है, तो ऑक्सीकरण द्वारा हो रहा है। आगे क्या होगा बेटा, जो नवजात ऑक्सीजन है जो भी फूल फल पत्ती जो रंगीन है उस रंगीन पदार्थ से क्रिया करेगा और उसको क्या कर देगा, रंगहीन। और एक बार जब रंगहीन हो गया ना वो पदार्थ, तो दोबारा से उसका रंग वापस नहीं आ पाएगा बेटा। ठीक है, तो ध्यान रखना, क्योंकि ये ऑक्सीकरण क्रिया द्वारा होता है। क्योंकि वायुमंडल में बेटा देखो ये रंगीन पदार्थ है, इस रंगीन पदार्थ के साथ कौन जुड़ा है, नवजात ऑक्सीजन। और वायुमंडल में बेटा क्या होता है, हाइड्रोजन होती नहीं है। वायुमंडल में हाइड्रोजन होती नहीं है तो ये रंग वापस नहीं आ पाता। जबकि बेटा जो SO2 द्वारा जो व्यंजन होता है वो कैसा होता है, अस्थायी, क्योंकि इसकी जो व्यंजन क्रिया होती है अपचयन क्रिया द्वारा होती है, जिससे उड़ा हुआ रंग पुनः वापस आता है। क्या से आ जाता है, देखो SO2 सबसे पहले क्या करता है बेटा, जिस भी फूल फल पत्ती का रंग उड़ाना है उसकी नमी से क्रिया करेगा और सल्फ्यूरिक अम्ल बनाएगा। क्या बनाएगा, सल्फ्यूरिक अम्ल और नवजात ऑक्सीजन को क्या कर देगा बेटा, उत्पन्न कर देगा। क्या कर देगा, उत्पन्न। इसको बैलेंस करेंगे तो ये सब हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब ये नवजात हाइड्रोजन क्या करेगा बेटा, जो भी कलर का पदार्थ है उस कलर के पदार्थ को से क्रिया करेगा, उसको रंगहीन कर देगा। कैसा, रंगहीन। अब वो पदार्थ रंगहीन बन गया जिसमें क्या है, हाइड्रोजन। क्या है बेटा, हाइड्रोजन है। अब आपको पता है बेटा वायुमंडल में क्या होती है, ऑक्सीजन होती है 21% होती है ना। तो ये रंगहीन पदार्थ है ना बेटा, ये वायुमंडल की ऑक्सीजन से क्रिया कर जाएगा और ऑक्सीजन से क्रिया करके फिर से उसको रंगीन पदार्थ में बदल देगा। ठीक है, तो है ना। तो ये बेटा क्लोरीन द्वारा हुआ व्यंजन स्थायी होता है जबकि SO2 द्वारा अस्थायी होता है, ये इसका कारण हो गया फुल, है ना। आई होप आप समझ गए होंगे। ठीक है, चलो
बेटा हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन ये हमारा है अथवा वाला, साधारण ताप पर जो H2O है वो द्रव है जबकि H2S है वो क्या है, गैस है, क्यों, ये आपको बताना है। ठीक है बेटा, H2O द्रव है, इसका कारण ये है कि H2O के जो अणु हैं आपस में हाइड्रोजन बंध द्वारा बने हैं, क्योंकि हाइड्रोजन बंध आपको पता है कैसे बना, देखो H2O में H है, O है और क्या है, H, तो HOH में आपको पता है बेटा हाइड्रोजन बंध होता है ना, और जबकि H2S में क्या है बेटा, H है, S है और H है, तो इनमें हाइड्रोजन नहीं बंध होता है बेटा। हाइड्रोजन बंध कब होता है, जब हाइड्रोजन प्रबल ऋण विद्युतीय तत्व फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन इन तीनों से मिलेंगे तभी बेटा हाइड्रोजन बंध बनता है। अब इसमें तो देखो जल में तो ये तीन तत्वों में से O आ रहा है तो हाइड्रोजन बंध बन गया, बट इसमें बेटा F भी नहीं है, O भी नहीं है और N भी नहीं है, इसलिए इसमें हाइड्रोजन बंध नहीं है। तो आपको इसका कारण लिखना है कि H2O में H2O के विभिन्न अणु आपस में हाइड्रोजन बंध द्वारा जुड़े होते हैं, फलस्वरूप H2O के अणुओं का आपस में संगुणन हो जाता है और ये द्रव अवस्था में होते हैं, जबकि H2S में हाइड्रोजन बंध ना होने के कारण इनके अणुओं में आपस में संगुणन नहीं हो पाता, फलस्वरूप ये गैस अवस्था में होता है। ये इसका कारण आपको बेटा देना है, समझ गए ना। तो ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ बेटा। अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं और अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 है बेटा, अम्लराज क्या है, इसका एक उपयोग लिखना है। ठीक है, तो बेटा आपको बता देता हूँ, सांद्र नाइट्रिक अम्ल, सांद्र नाइट्रिक अम्ल मतलब HNO3 है ना, और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मतलब HCl है ना, का ताजा मिश्रण, ताजा इनका जो मिश्रण तुरंत बनता है वो मिश्रण, ठीक है, का ताजा मिश्रण अम्लराज कहलाता है। इन दोनों का जो मिश्रण होता है HNO3 और जो HCl है, इनका ताजा मिश्रण बेटा अम्लराज कहलाता है। और ये मिश्रण बनाया कैसे जाता है, इन्हें 1:3 में मिलाकर, मतलब एक ये लो और इसके कितने अणु लो, 3 अणु लो, ठीक है, मिश्रित किया जाता है। ठीक है, इसे अम्लराज या एक्वारेजिया, बेटा इसका एक्वारेजिया जो है ना इंग्लिश नाम है, ठीक है, इसलिए दिया गया है क्योंकि यह स्वर्ण और प्लेटिनम आदि नोबल धातुओं को गला देता है, इतना नहीं लिखना, ठीक है। इनको अम्लराज इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये सोने और जो प्लेटिनम जैसी स्ट्रॉन्ग धातुएं, मजबूत धातुएं बेटा, उनको ये गला सकता है, जो अम्लराज है उनको गला देता है, इसलिए इसको बोला जाता है अम्लराज। ठीक है, अब इसका उपयोग, ठीक है, तो इसमें उपयोग में आप क्या लिख देना बेटा, इसके उपयोग में आप लिख लेना, आप उपयोग डाल लो और उसमें लिख लेना कि इसका या फिर अम्लराज का उपयोग सोना और प्लेटिनम आदि धातुओं को गलाने में किया जाता है। ठीक है, तो अम्लराज का उपयोग सोना एवं प्लेटिनम आदि धातुओं को गलाने में किया जाता है। ठीक है, इसका उपयोग, ठीक है, तो ये हो चुका है बेटा। अब अगला क्वेश्चन है हमारा बेटा F2O, आप अच्छे से लिख देना बेटा, F2O इस टाइप का होता है। F2O को फ्लोरीन का ऑक्साइड नहीं माना जाता, क्यों नहीं माना जाता F2O को फ्लोरीन का ऑक्साइड, ये बताओ आपको। ठीक है, तो बेटा F2O को फ्लोरीन का ऑक्साइड नहीं माना जाता, क्यों नहीं माना जाता, क्योंकि फ्लोरीन सर्वाधिक ऋण विद्युतीय तत्व है, बहुत ज़्यादा ऋण विद्युतीय तत्व है, कौन, फ्लोरीन। आपको पता है ये सबसे प्रबल ऋण विद्युतीय तत्व जो है ना वो क्या है, फ्लोरीन ही है ना। इसकी ऋण विद्युतता ऑक्सीजन की अपेक्षा बहुत ज़्यादा होती है, अधिक होती है, क्लियर है। और बेटा नाम लिखने का एक तरीका है, नाम लिखने का तरीका है कि कम ऋण विद्युतीय तत्व होता है उसका नाम पहले लिखा जाता है और अधिक ऋण विद्युत तत्व का नाम बाद में लिखा जाता है ना। आप देख रहे हो ये लिखा है F2O, है ना, आपको पता है फ्लोरीन अधिक ऋण विद्युतीय है और ऑक्सीजन है ना कम ऋण विद्युतीय। और नाम लिखने का तरीका क्या है कि जो है ना O को आपको पहले, मतलब कम ऋण विद्युतीय को आपको पहले लिखना चाहिए और अधिक ऋण विद्युतीय को बाद में लिखना चाहिए, ये तरीका है ना। इसलिए बेटा, और ऐसा ये लिखना असंभव है, ऐसा ही लिखा जाता है, इसलिए बेटा जो है ना F2O को फ्लोरीन का ऑक्साइड नहीं माना जाता, समझ रहे हो ना बेटा, यही इसका कारण है, कोई दूसरा कारण इसका नहीं है। क्लियर हुआ बेटा, अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। ठीक है, अथवा वाला क्वेश्चन है बेटा ये, है ना, समझ रहे हो ना, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन हमारा बेटा क्या है, एक सेकेंड बेटा, थोड़ी सी मिस्टेक, हाँ, अगला हमारा क्वेश्चन ये है EDTA का पूरा नाम लिखना है। ठीक है, तो EDTA जो है बेटा इसका नाम पूरा है एथिलीन डाई एमीन टेट्रा एसिटिक अम्ल। ठीक है,
ठीक है, एथिलीन डाई एमीन टेट्रा एसिटिक अम्ल या एथिलीन डाई एमीन टेट्रा एसीटेट। ठीक है, एथिलीन डाई एमीन टेट्रा एसिटिक अम्ल आप यही लिख देना, या फिर एथिलीन डाई एमीन टेट्रा एसीटेट। ठीक है, ये लिख देना, कोई दिक्कत नहीं है, आपको ये लिखा है कोई दिक्कत नहीं है। और बेटा इसका जो सूत्र है वो ये है। ठीक है, इसमें जो एथिलीन डाइएमीन टेट्रा एसीटेट का ये सूत्र है कि देखो ये आपका CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, इससे N जुड़ा है। ठीक है, यहाँ से जुड़ा है CH3 CH2 जुड़ा है बेटा, क्या जुड़ा है CH2 और C+O- और CH2 C+O-, यहाँ पर ये जुड़ा है, यहाँ पर ये। तो बेटा ये इसका संरचना सूत्र है। और आपको बेटा मैं बता देता हूँ, जो EDT है वो एक षटदंतुर लिगेंड है। कौन सा दंतुर बेटा? एक षटदंतुर लिगेंड है, क्योंकि ये 6 दाता परमाणु को अपने साथ रखता है। समझ रहे हैं ना बेटा? ठीक है, तो ध्यान रखना। ओके, 6 दाता परमाणु कैसे? देखो, 1 माइनस इधर, 1 माइनस इधर, 2 3 और ये 4 और ये लिगेंड 5 और ये लिगेंड 6। तो ये आपका हो गया। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन हमारा बेटा है EAN का पूरा नाम और सूत्र। इसका 8वां क्वेश्चन है ये। तो EAN का पूरा नाम है इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, प्रभावी परमाणु संख्या। प्रभावी परमाणु संख्या इसका ये पूरा नाम है। और इसका सूत्र है EAN निकालने का Z - X + 2y, Z - X + 2y। ठीक है, तो बेटा जो Z है वो है केंद्रीय धातु परमाणु की परमाणु क्रमांक, केंद्रीय धातु परमाणु का परमाणु क्रमांक। X है केंद्रीय धातु परमाणु की ऑक्सीकरण अवस्था, और Y है बेटा लिगेंड की संख्या। आप जहां करके आप लिख देना और ज़्यादा बेस्ट रहेगा। ठीक है, एक बार फिर बता देता हूँ, Z क्या है बेटा? तो Z है केंद्रीय धातु परमाणु का परमाणु क्रमांक, X केंद्रीय धातु परमाणु की ऑक्सीकरण अवस्था, और Y है लिगेंड की संख्या। ये और बता देना आप और ज़्यादा बेस्ट रहेगा। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं बेटा। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है बेटा? अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित की क्षारीयता का क्रम निर्धारित कीजिए, है ना। ये आपको एमीन दिए हैं बेटा, ये एमीन दिया है, ये प्राथमिक एमीन, ये द्वितीय एमीन और तृतीय एमीन। इनका क्षारीयता का क्रम बताना है। ठीक है, तो बेटा आपको बता देता हूँ, सबसे ज़्यादा जो सबसे कम क्षारीय है बेटा वो है NH3। ठीक है, उससे अधिक क्षारीय बेटा है RNH2। ठीक है, उससे अधिक क्षारीय बेटा R2NH। ठीक है, और उससे अधिक क्षारीय बेटा है R3N। ठीक है, सबसे अधिक क्षारीय कौन है बेटा? ये है R3N, मतलब तृतीय एमीन। तो ये बेटा क्षारीयता का इनका क्रम है, और यही बताना था। ठीक है, तो इसके नीचे आप लिख देना क्षारीयता का बढ़ता क्रम। ठीक है, कौन सा क्रम बेटा? बढ़ता क्रम, क्षारीयता का बढ़ता क्रम। आप ये अपनी कॉपी में लिख देना। ठीक है, तो ये क्षारीयता का क्रम निर्धारित करना था, तो ये हमने निर्धारित कर दिया। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पे बात करें बेटा। और अगला हमारा क्वेश्चन बेटा ये है C3H9 के कोई 2 समावयवी यौगिक एवं सूत्र लिखना है। C3H9 के, देखो बेटा आपको समझा दे रहा हूँ, C3H9 के 2 समावयवी यौगिक लिखना है। ठीक है, देखो आप समझो, है ना। मैंने लिख दिया बेटा CH3 CH2 CH2 और NH2, पहला इसका समावयवी यौगिक। ठीक है, आप काउंट कर लो, C कितने हैं? 3 हैं, 1 2 3। H कितने हैं? 3 2 5 2 7 और 2 9। ठीक है, पहला समावयवी यौगिक है ना। और इस समावयवी यौगिक का जो नाम है, इस समावयवी यौगिक का नाम क्या है बेटा? 1 2 3 प्रोपिल एमीन। ठीक है, क्या है बेटा? प्रोपिल एमीन। इस समावयवी यौगिक का नाम क्या है बेटा? प्रोपिल एमीन। ठीक है, या फिर प्रोपिल एमीन ना बोल सको तो बेटा आप प्राथमिक एमीन लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो? प्राथमिक एमीन। क्या लिख देना बेटा? आप प्राथमिक एमीन लिख देना। ठीक है, इसका एक समावयवी यौगिक हो गया है प्रोपिल एमीन या प्राथमिक एमीन। क्लियर हुआ? अब मैं इसको हटा रहा हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लो, हटा रहा हूँ। ठीक है, इसका दूसरा समावयवी यौगिक और सूत्र बता रहा हूँ। ठीक है, पहला समावयवी यौगिक ये हो गया और इसका ये सूत्र लिख दिया। ठीक है, अब दूसरा बता रहा हूँ, इसको हटा रहा हूँ। ठीक है, चलो हटा दिया। ठीक है, और दूसरा इसका समावयवी यौगिक है बेटा, इसको हम लिख सकते हैं CH3 CH2 NHCH3। ठीक है, अब देखो इससे कितने एल्किल समूह जुड़े हैं? एक जुड़ा है ये और एक जुड़ा ये है, दो एल्किल समूह जुड़े हैं बेटा, 2 एल्किल समूह जुड़े हैं। तो इसका नाम बेटा क्या हो गया? द्वितीय एमीन। क्या हो गया? द्वितीय एमीन। तो आप यहाँ लिख देना द्वितीय
एमीन, ठीक है। और द्वितीय एमीन का सूत्र क्या है, ये है, ठीक है। द्वितीय एमीन का सूत्र ये है, ठीक है। तो इसके दो समावयवी भी यौगिक हो गए और इनका ये सूत्र हो गए। क्लियर हुआ बेटा। ये क्वेश्चन नंबर हमारा 10 कंप्लीट हो चुका है, सॉरी क्वेश्चन नंबर 9 हमारा पूरा फिनिश हो चुका है, ठीक है। क्लियर हुआ बेटा, कोई दिक्कत है? चलो आगे बढ़ते हैं बेटा। एक सेकंड, क्वेश्चन नंबर 10 ही था बेटा, है ना, थोड़ी सी मिस्टेक के कारण, है ना। क्वेश्चन नंबर ये 10 ही था और बेटा हमारा क्वेश्चन नंबर 11 है, ठीक है। एक सेकंड, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, ज्यूटर आयन क्या है, कौन सा आयन है बेटा, ज्यूटर आयन बताना है, ठीक है। तो बेटा आप पता है आपने एमिनो अम्ल पढ़ा है, तो एमिनो अम्ल जो एक सेकंड बेटा, एमिनो अम्ल बता रहा हूँ मैं, ये लिखा है CH3, एक सेकंड, CH2 और ये लिखा है बेटा यहाँ पर COOH और यहाँ पर जुड़ा है NH2। ये होता है आपका एमिनो अम्ल। क्या होता है बेटा, एमिनो अम्ल। ये आपका एमिनो अम्ल है, समझ गए ना, ठीक है। एक बार फिर से लिख दूं क्या, एक बार फिर से लिख दे रहा हूँ बेटा, ठीक है। CH2 COOH और यहाँ पर जुड़ा है बेटा NH2, ये होता है हमारा एमिनो अम्ल, ठीक है। तो एमिनो अम्ल में बेटा एमिनो समूह होता है, देखो ये एमिनो समूह है, एवं कार्बोक्सिलिक समूह सिंगल बॉन्ड COO कार्बोक्सिलिक समूह होता है, उपस्थित होता है, दोनों उपस्थित हैं। जिसमें एमिनो समूह बेटा होता है जो क्षारीय, मतलब ये जो समूह है वो क्या है, क्षारीय है, ठीक है। एवं कार्बोक्सिलिक समूह जो है ना वो कैसा होता है, अम्लीय, मतलब ये वाला जो है वो कैसा होता है, अम्लीय, ठीक है। क्लियर हुआ, ये होता है क्षारीय और ये होता है अम्लीय। अब अम्ल का काम है क्या है कि जो प्रोटॉन का दान करेगा, ठीक है। अम्लीय होता है जो प्रोटॉन दान करेगा ना, है ना। तो जो अम्लीय होता है जो वियोजित होकर प्रोटॉन मतलब H+, प्रोटॉन मतलब H+ दान करता है, और क्षारीय का काम क्या है, प्रोटॉन को ग्रहण करना, ठीक है। तो ये दान करेगा और एमिनो समूह क्या करेगा, इसे ग्रहण कर लेता है। जैसे ही बेटा ये ग्रहण करेगा, है ना, जैसे ही ग्रहण करेगा तो ग्रहण करके एक आयन प्राप्त होगा, वो आयन आपका होगा ज्यूटर आयन। देखो मैं आपको समझाता हूँ, एक सेकंड, आप टेंशन मत लो, ठीक है। थोड़ा सा ना मैं इसको छोटा कर रहा हूँ, ठीक है, हाँ थोड़ा सा मैं छोटा कर रहा हूँ, आप अपनी कॉपी पे लिखना है, ठीक है। चलो ज्यूटर आयन को हटा देना। देखो ये हमारा रहा, छोटा सा करके लिख रहा हूँ, एक सेकंड, ये रहा हमारा NH2, ये रहा हमारा CH2, ये रहा हमारा CH2 और ये रहा हमारा COOH। क्लियर है बेटा, चलो क्लियर हुआ ना। देखो अब ये अम्लीय है, सॉरी ये क्षारीय है और ये क्या है, अम्लीय। अम्लीय है तो क्या करेगा बेटा, जो COOH का जो H है वो H को क्या करेगा, ये दान करेगा। जैसे ही H को दान करेगा तो यहाँ जो एमिनो समूह है वो एमिनो समूह इसको ग्रहण कर लेगा। क्या कर लेगा, ग्रहण। तो जब ये दान करेगा और ये ग्रहण कर लेगा तो एरो लगा देना, इसको लिखने के बाद बेटा एरो लगा देना और एरो के इस तरफ आप लिख देना, जगह ना होने के कारण मैं नीचे लिख रहा हूँ, ठीक है। तो जब ये ग्रहण कर लेगा बेटा तो ये क्या हो जाएगा, N3, क्या हो जाएगा, N3। जैसे ही बेटा इस पे N3 आएगा तो इस पे आ जाएगा प्लस, ठीक है। तो इस पे क्या आ जाएगा बेटा, इस N के ऊपर क्या लिख देना, प्लस, ठीक है। अब यहाँ पर हमारा CH2, यहाँ पर हमारा CH2 और यहाँ पर हमारा क्या बना, COO। अब H+ दान कर लिया तो इस पर क्या आ गया, माइनस, क्या आ गया, माइनस। तो ये जो बेटा हमारा बन गया है ये आपका बना है ज्यूटर आयन, इसके नीचे लिख देना आप ज्यूटर आयन, ठीक है। तो इस ज्यूटर आयन की परिभाषा लिखना और इसके बाद आप ये लिख देना रिएक्शन, ठीक है। पहले ये एरो लगा के इस तरफ आप ये वाला लिख देना, समझ गए ना बेटा, कोई दिक्कत है? चलो अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं बेटा, ठीक है। इसको हटा रहे हैं बेटा, स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले लो, ठीक है। चलो अगला हमारा क्वेश्चन है बेटा, प्रोटीन का विकृतीकरण क्या है बेटा, प्रोटीन का विकृतीकरण। हमें किसका विकृतीकरण बस समझाना है, प्रोटीन का, ठीक है। तो देखो क्या होता है बेटा, आपको समझा रहा हूँ, थोड़ा सा बड़ा कर ले रहा हूँ मैं इसको ताकि आपको समझ। बेटा ये पास में सॉन्ग बज रहे हैं तो आपको आवाज़ आ रही होगी, ठीक है। चलो सुनो, प्रोटीन का विकृति। देखो बेटा प्रोटीन के मूल रूप को नष्ट करना प्रोटीन का विकृतीकरण कहलाता है। आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूँ। बेटा आपने कच्चा अंडा देखा होगा, कच्चे अंडे में जो प्रोटीन होता है वो लिक्विड फॉर्म में होता है और उसका जो सफ़ेदी भाग होता है वो कुरकुरा होता है, समझ रहे हो ना। प्रोटीन होता है लिक्विड और सफ़ेदी होती है कैसी, कुरकुरी। लेकिन जब उसी प्रोटीन को हम गर्म कर देते हैं तो जो प्रोटीन हो जाता है वो रबर जैसा हो जाता है। कैसा हो जाता है, रबर, और जो सफ़ेदी है वो भी रबर जैसा हो जाता है। तो बेटा मूल रूप तो नहीं था ऐसा, मूल रूप तो कैसा था, लिक्विड और कुरकुरा। लेकिन जब हमने इसको गर्म किया
जब हमने उसको क्या किया, गर्म, तो रबर जैसा हो गया, है ना। तो बेटा जो प्रोटीन होता है इसके मूल रूप को ही नष्ट करना प्रोटीन का विकृतीकरण कहलाता है, समझ गए ना। प्रोटीन के मूल रूप को नष्ट करना विकृतीकरण कहलाता है। प्रोटीन को जब गर्म किया जाता है या अम्ल, क्षार की पोटेशियम आयोडाइड आदि से अभिकृत किया जाता है, तब यह स्कंदित हो जाता है और यह स्कंदन अनुत्क्रमणीय। एक बार जब हो गया तो हो गया, क्या जैसे रबर जैसा हुआ फिर से उसको लिक्विड कर सकते हैं, नहीं ना, अनुत्क्रमणीय रूप से होता है। इस प्रकार इसे प्रोटीन का विकृतीकरण कहते हैं, ठीक है। उदाहरण है बेटा ये, जब अंडे को उबालते हैं तब अंडे की सफेदी तथा प्रोटीन भाग प्रोटीन भाग विकृत होकर रबड़ जैसा हो जाता है, ठीक है बेटा। ये जो क्वेश्चन है आप 480 की क्वालिटी पे या 360 की क्वालिटी पे देखें तब आपको एग्जैक्टली दिख जाएगा, ठीक है। थोड़ी सी इसकी क्वालिटी कम है बेटा, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं बेटा। हमारा क्वेश्चन नंबर 12 है और ये हमारे 2 नंबर के क्वेश्चन बेटा चल रहे हैं, ठीक है। तो अगला हमारा क्वेश्चन क्या है बेटा, प्रतिजैविक और पूतिरोधी के एक एक उदाहरण देना है। देखो प्रतिजैविक और पूतिरोधी हमने 2 उदाहरण दे दिए, ठीक है। तो प्रतिजैविक का उदाहरण बेटा पहला पेनिसिलिन और टेट्रासाइक्लिन, ये प्रतिजैविक के उदाहरण है। किसके हैं बेटा, प्रतिजैविक के। और डिटॉल लिख देना। डिटॉल और जो सेफ्लॉन है बेटा ये पूतिरोधी के एग्जाम्पल हैं। किसके हैं, पूतिरोधी के, ठीक है। तो ये आपके प्रतिजैविक और ये हो गया पूतिरोधी। अथवा क्वेश्चन क्या है, पीणाहारी और सल्फा औषधि। तो पीणाहारी के एग्जाम्पल मार्फिन, कोडीन, पैरासीटामोल, आइबुप्रोफेन, ये किसके एग्जाम्पल हैं बेटा, ये हैं पीणाहारी के। किसके हैं, पीणाहारी के, ठीक है। और सल्फा औषधि के सल्फानोमाइड और सल्फाडाइजिन, ये सल्फा औषधि के हैं, ठीक है, समझ गए ना। तो ये बेटा हमारे 2 नंबर के क्वेश्चन कंप्लीट हुए। और अगले जो क्वेश्चन हैं बेटा थोड़े से बड़े हैं और रिएक्शन है, तो उन क्वेश्चंस को बेटा मैं बोर्ड वीडियो, फेस स्कैन वीडियो लेके आऊँगा और बोर्ड वीडियो के तहत आपको एक एक क्वेश्चन को, भले थोड़ा सा समय लग जाए, मैं आपको समझा के कराऊंगा बेटा ये, क्योंकि मॉडल है ना एक इम्पोर्टेंट पेपर है, समझ गए ना बेटा। तो बस बेटा आज की वीडियो में इतना ही। अगली जो वीडियो होगी फेस स्कैन वीडियो होगी और उसमें आपको मैं कंप्लीट कराऊंगा फुल, ओके बेटा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।